हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का स्वागत है बैंकिंग साथी यूट्यूब चैनल में। आज हम बैंकिंग के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ इस वीक में आए हैं उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम आरबीआई के जितने भी न्यूज़ है उससे गो थ्रू करेंगे, फिर सेबी के न्यूज़ को समझेंगे और फिर लास्ट में हम अदर बैंकिंग रिलेटेड न्यूज़ जितने भी आए हैं उसको कवर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाल ही में आरबीआई ने कर्नाटका ग्रामीण बैंक के ऊपर पेनल्टी लगाया गया है 1 लाख रुपये का, क्योंकि इन्होंने जो है वो रेगुलेटरी नॉर्म जो होते हैं उसको सही से फॉलो नहीं किया था। सेकंड, साउथ कनाडा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में 5 लाख रुपए का जो है वो पेनल्टी लगाया, क्योंकि इन्होंने जो है वो डायरेक्टर्स जो थे उनको इन्होंने लोन प्रोवाइड कर दिया था, तो इसलिए इन पे पेनल्टी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लगाया गया 5 लाख रुपए का। पहला कर्नाटका ग्रामीण बैंक को 1 लाख रुपए का लगा, दूसरा साउथ कनाडा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक को 5 लाख का लगा। नेक्स्ट आते हैं लाइसेंस पे। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत पे को जो है वो ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस जो है वो प्रोवाइड कर दिया है। इसके वजह से भारत पे जो है वो एक ओनली फिनटेक कंपनी बन चुकी है जिसके पास पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस है। एक ऐसी एनबीएफसीज है जो ट्रिलियंस ऑफ लोन जो है वो कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है और इनका जो स्टेक है वो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी है। ये ओनली फिनटेक कंपनी बन चुकी है। तो ये जो पेमेंट एग्रीगेटर्स होते हैं वो क्या हेल्प करते हैं, वो एक मिडिल मैन होते हैं। किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जब भी आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई पेमेंट करना है तो वो एज ए मिडिल मैन जो है वो सपोर्ट करते हैं और एक कस्टमर को एक बैंक के सर्वर से कनेक्ट करता है। तो जब भी आप पेमेंट करते हैं तो पहले वो आपको पेमेंट एग्रीगेटर जो गेटवे है उससे गो थ्रू करना पड़ता है और उस फिर आप जो है वो पेमेंट जो है वो फुलफिल हो पाता है। जैसे कि एग्रीगेटर होता है, जैसे बिल टेक्स करके सुना होगा या रोजर पे, उसमें आप क्लिक करने के बाद फिर आप पेमेंट को इनिशिएट कर पाते हैं। तो वो एक गेटवे का जो है काम करता है बैंक के सर्वर को कनेक्ट करने के लिए टू द ऑनलाइन सर्वर जो एक वेबसाइट में है। नेक्स्ट, तो अभी तक अगर हम देखें तो ऐसे 41 कंपनीज जो हैं वो बन चुकी है जिन्हें पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिल गया है और 28 प्लस ऐसी कंपनीज हैं जो इन अप्रूवल है आरबीआई में, जो आने वाले टाइम पे जो है उनको अप्रूवल मिल जाएगा। भारत पे जो है वो टायर 2 और टायर 3 सिटीज को ज़्यादा केटर करेगा। नेक्स्ट, पिरामिल फाइनेंस लिमिटेड को एनबीएफसी का आईसीसी का लाइसेंस मिल गया है। आईसीसी का मतलब होता है कि नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी ये बन चुकी है कि ये लोन तो प्रोवाइड कर पाएंगी लेकिन ये किसी से भी जो है वो डिपॉजिट नहीं ले सकती है। देखिए, 2 तरह के एनबीएफसीज होती हैं। एक वो जो डिपॉजिट ले सकती हैं और उसी डिपॉजिट के द्वारा वो आगे लोन प्रोवाइड कर सकती हैं, लेकिन एक दूसरी एनबीएफसीज भी होती है जो लोन मतलब डिपॉजिट तो है वो नहीं ले सकती कस्टमर्स की तरफ से, लेकिन लोन प्रोवाइड कर सकती है। तो पिरामिल फाइनेंस लिमिटेड जो है उन्हें एनबीएफसी का आईसीसी का लाइसेंस मिल गया है, जिसका मतलब है नॉन डिपॉजिट टेकिंग। जो डिपॉजिट जो है वो नहीं ले सकती, वो बाकी सारे काम कर सकती है। तो विद दिस अप्रूवल पिरामिल फाइनेंस लिमिटेड जो है वो स्टॉप ऑपरेटिंग, पहले ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी, अभी इन्होंने हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का रजिस्ट्रेशन जो है वो सरेंडर कर दिया और एनबीएफसी बन चुका है। ठीक है, तो एनबीएफसी आईसीसी क्या होता है, इज अ टाइप ऑफ एनबीएफसी जो लोन्स को प्रोवाइड करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, फाइनेंस एसेट्स बनाता है, लेकिन विदाउट होल्डिंग अ बैंकिंग लाइसेंस। बैंकिंग लाइसेंस नहीं है लेकिन बैंक की तरह ही काम करता है। नेक्स्ट, आरबीआई के इतने ही न्यूज़ थे। नेक्स्ट हम चलते हैं सेबी के जितने न्यूज़ है। तो सेबी ने हाल ही में लॉन्च किया है परवा फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन, जो क्या करेगा, मिसलीडिंग परफॉर्मेंस क्लेम्स को जो है वो रोकेगा। अब ये मिसलीडिंग परफॉर्मेंस क्लेम्स किस क्लेम्स को रोकेगा उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो सेबी ने ऑपरेशनल फ्रेमवर्क निकाला है किसके लिए, पास रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसीज के लिए, जो क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा फॉल्स परफॉर्मेंस क्लेम्स इन फाइनेंशियल एड्स बाय आरएस आईएस एंड स्टॉक ब्रोकर्स। मतलब ये जो परवा एजेंसी होगा ये इन क्लेम्स को रोकेगा जो भी फाइनेंशियल एड्स जो चलाए जाते हैं आरएस के द्वारा, आईएस के द्वारा। आईएस क्या होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और स्टॉक ब्रोकर्स जो ये क्या बोलते हैं, फॉल्स क्लेम्स करते हैं। अभी फॉल्स क्लेम्स कैसे करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, स्टॉक मार्केट में कुछ प्लेयर्स होते हैं जिसे हम आरएस कहते हैं, जिसका नाम होता है रिसर्च एजेंसीज, और होती है आईएस इंस्टीट्यूशनल्स इन्वेस्टर्स, और एक होती है स्टॉक ब्रोकर्स। तो ये लोग क्या करते हैं, ये टाइम टू टाइम कोई रिसर्च पेपर निकालते हैं या कोई रिपोर्ट निकालते हैं। इनका एक इन हाउस टीम होता है, वो क्या करता है, वो रिपोर्ट निकालता है। रिपोर्ट क्यों निकालता है, क्योंकि वो ये बताता है एक इन्वेस्टर को कि आप इस रिपोर्ट से गो थ्रू करिए और आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए कि किस स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है। क्योंकि एक जो रिटेल इन्वेस्टर होता है उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो मार्केट को हर रोज समझे, हर पैरामीटर्स को समझ सके। तो इसलिए वो जो क्या बोलते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स होता है वो इस रिपोर्ट से गो थ्रू करता है। और नॉट ओनली रिटेल इन्वेस्टर्स, एक दूसरा इंस्टीट्यूशन जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया, वो भी इन रिपोर्ट से गो थ्रू करते हैं। क्योंकि ये जो बड़े बड़े आरएज होते हैं ये बहुत ज़्यादा
क्या बोलते हैं, एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर का काम करते हैं, क्योंकि इनका जो व्यू होता है वो बहुत ज़रूरी होता है कि ये किस तरीके से सोच रहे हैं कि एक इकोनॉमी कैसे ग्रो होगी या फिर एक स्टॉक कैसे बढ़ेगा। लेकिन क्या ये आरए और जो भी स्टॉक ब्रोकर ये जो रिपोर्ट बना रहे हैं ये फॉल्स क्लेम्स नहीं कर सकता। फॉल्स क्लेम्स का मतलब किसी स्टॉक के ऊपर एक ऐसी टिप्पणी नहीं दे सकता कि ये जो स्टॉक है वो बढ़ जाएगा अपने बेनिफिट के लिए। कि मान लेते हैं रिलायंस साइंस फॉर एग्जांपल, उसने बोला कि मैं आरएस को या फिर स्टॉक ब्रोकर को जो है पैसा दे रहा हूं और प्लीज मेरे लिए ऐसा रिपोर्ट प्रोवाइड कर दिया जाए जो मेरे स्टॉक पे इन्वेस्टर्स को मजबूर करे कि वो मेरे पे पैसा लगाए। तो ये जो फॉल्स क्लेम्स ये बना सकता है, इसी के लिए इसको रोकने के लिए जो है एक एजेंसी बनाने की बात करी है। उसी एजेंसी का नाम है पास रिस्क रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी, जो इस रिपोर्ट को जो है वो वेरीफाई करेगा कि ये रिपोर्ट जो है वो सही है या गलत है। यहाँ पर सेबी ने बताया कि ये जो परवाह एजेंसी है ये कौन बन सकता है। तो सबसे पहले सेबी ने बताया कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है वो परवाह बनने के लिए जो है वो एकदम एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट बताया कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है वो कोलैब करेगी किसके साथ, स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ, इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए। जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज जैसे कि हमारा एनएससी और बीएससी, वो जो है वो परवाह डेटा सेंटर्स बनाएगा। अभी परवाह डेटा सेंटर क्या करेगा वो नीचे स्लाइड्स में बताया गया। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए कौन सी रेटिंग एजेंसी जो है वो परवाह बनने के लिए एलिजिबल है। मिनिमम 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस उनके पास होना चाहिए। नेटवर्थ जो है वो 100 करोड़ से ज़्यादा का होना चाहिए। और उनके पास एक ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म होना चाहिए कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है किसी भी चीज़ के लिए तो उनके पास एक ऑनलाइन सिस्टम उसका होना चाहिए। लास्ट रेटिंग जो है कि वो एक जो क्रेडिट एजेंसी है वो जो रेटिंग करती है बहुत सारी कंपनीज का, तो वो जो कंपनीज है वो 250 प्लस कंपनीज का होना चाहिए जो डेट सिक्योरिटीज में काम करती है उनमें से। ये लाइन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप बैकग्राउंड समझिए। आपसे ज्यादा सिर्फ यही पूछा जाएगा कि परवाह का फुल फॉर्म क्या है, पास रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसीज। और परवाह डेटा सेंटर कौन बन सकता है, तो मैंने आपको बताया परवाह डेटा सेंटर जो है वो कोई भी स्टॉक एक्सचेंज बन सकता है। अभी स्टॉक एक्सचेंज भी जो है उसकी भी एलिजिबिलिटी है कि 15 साल होना चाहिए, नेटवर्क जो है 200 करोड़ या 200 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, नेशन वाइड टर्मिनल्स उसका होना चाहिए और ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी उनके पास होना चाहिए, जिसमें हमारा एनएससी और बीएससी जो है वो टोटली फिट बनते हैं कि ये दोनों में से कोई एक बन सकता है। नेक्स्ट परवाह का की फंक्शन क्या होगा, ये जो है वेरिफिकेशन मेथोडोलॉजीज को लाएगी और मिनिमम मेंटेन करेगी वेरीफाइड डेटा को फॉर मिनिमम ऑफ 5 ईयर्स। पीडीसी का फंक्शन जो है वो दिया गया है। ये सारी चीजें इतनी आपसे इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बैंकिंग एग्जाम्स में आपसे जो है वो फुल फॉर्म या डेटा पॉइंट्स में ही बात किया जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सेबी ने हाल ही में रिटेल एल्गो ट्रेडिंग को जो है वो एक रिटेल इन्वेस्टर्स को देने की बात की थी। अभी तक जो है वो सिर्फ जो भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वही सिर्फ एल्गो ट्रेडिंग कर पाते थे। एल्गो ट्रेडिंग का मतलब होता है जब आप मैन्युअली ट्रेडिंग ना करते हुए आप किसी मशीन का हेल्प लो और ट्रेडिंग को करो एक अर्थमेटिकल फॉर्म में, तो उसको हम एल्गो ट्रेडिंग कहते हैं। तो अभी तक ये जो राइट था वो सिर्फ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को था, लेकिन अब ये जो राइट है वो एक रिटेल इन्वेस्टर्स को देने की बात चल रही है। तो इसको 1 अप्रैल 2025 से लागू करने की बात चल रही थी, लेकिन इसका जो डेडलाइन है उसको अगस्त 1 2025 कर दिया है। मतलब अब किसी रिटेल इन्वेस्टर्स को अगर आपको एल्गो ट्रेडिंग करना है तो अगस्त 1 2025 से आप कर पाओगे। नेक्स्ट नबार्ड ने हाल ही में एक्सटेंड किया है। देखिए एक्सटेंड का मतलब होता है अप्रूव किया है 5830 करोड़ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू झारखंड फाइनेंशियल ईयर 24-25। इसका मतलब ये कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जितने भी झारखंड ने पॉलिसीज लाई है कि झारखंड को कैसे डेवलप करना है, उस चीज के लिए नबार्ड ने 5830 करोड़ जो है वो झारखंड को दिया है कि जो भी पॉलिसीज आपने 24-25 में FY 24-25 में सोचा था कि ये करेंगे, तो उसके लिए हमने आपको पैसा दे दिया है 5830 करोड़ एज अ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द झारखंड टू बूस्ट इसके लिए रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या लिवलीहुड या फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। आपको सिर्फ अमाउंट इसमें याद रखना है। नेक्स्ट एसबीआई ने हाल ही में एक रिपोर्ट लाया है जो ये कह रहा है कि इंडिया का इन्फ्लेशन जो है वो लाइकली 4% रहेगा इन H1 फाइनेंशियल ईयर 26 में। अब FY 26 क्या होता है, देखिए दो चीज़ें होती हैं अगर आपको नहीं पता होगा। एक होता है FY का मतलब होता है अगर कोई 26 FY ले रहा है तो इसका मतलब है 25-26, बहुत छोटी सी चीज़ है। अगर कोई FY 25 लिख रहा है इसका मतलब है 24-25। तो यहाँ पर ये बोला कि एसबीआई ने एक रिपोर्ट जो है वो इशू किया और वो कह रहा है कि फर्स्ट हाफ H1 का मतलब है फर्स्ट हाफ मतलब 6 मंथ्स में अप्रैल टू सितंबर जो हमारा इन्फ्लेशन होगा वो बिलो 4% रहेगा। रिटेल इन्फ्लेशन 3% और 4%। तो ये जो एसबीआई रिपोर्ट लाता है वो जो है ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, लेकिन जो ये रिपोर्ट्स हैं ये वीकली मंथली इन लोगों के आती रहते हैं।
एसबीआई का एक ई स्क्रो जैसा एक प्लेटफॉर्म है जो ये रिपोर्ट पब्लिश करता है। तो ये जो रिपोर्ट्स है ये वीकली और मंथली आते रहता है जैसा ऐसा एसबीआई को लगता है। तो ये जो रिपोर्ट्स होते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते एज कम्पेयर टू आपको यूनियन बजट आया या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थोड़ा रिपोर्ट आया, आप सिर्फ इससे गो थ्रू किए, हाँ भाई बोला है H1 FY26 में कि 4% का जो है इन्फ्लेशन रहेगा। बाकी यहाँ पे बोला कि सीपीआई जो है वो 3.8% रहेगा। करंट अकाउंट बैलेंस जो है वो सरप्लस होगा Q4 फाइनेंशियल ईयर 25 में। would see surplus in financial year driven by rising net service receipts. नेक्स्ट HDFC बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक और SSIL जो है वो हाल ही में बन चुके हैं फर्स्ट कॉर्पोरेट एजेंट्स। कहाँ पर? गिफ्ट IFSC में। अभी गिफ्ट IFSC क्या है? देखिए गिफ्ट IFSC एक टैक्स सिटी है जहाँ पर जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है अपने आप को स्टैब्लिश करते हैं तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट है गुजरात की वो उनको टैक्स एग्जेम्पशन देती है कि जो भी वो प्रॉफिट करेंगी वहाँ पे उनको टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल HDFC बैंक है, HDFC बैंक का जो ब्रांच है वो दिल्ली में है, तो जो भी प्रॉफिट HDFC बैंक दिल्ली से करेगा तो वहाँ पे उसको टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। जो भी प्रॉफिट होगा उसमें वैसे ही टैक्स लगेगा जैसा टैक्स पूरे इंडिया में लगता है। लेकिन अगर HDFC बैंक का कोई ब्रांच इस गिफ्ट सिटी में हो तो वहाँ पे जो टैक्स का कैलकुलेशन है वो अलग है। वहाँ पे 100% टैक्स जो है वो माफ़ होता है फॉर इनिशियल 5 ईयर्स जो भी ब्रांचेस वहाँ पर जो है वो स्टैब्लिश्ड होती हैं। तो यही फ़ायदा है गिफ्ट IFSC का। तो ये जितने भी यहाँ पे ब्रांचेस की बातें करेंगे HDFC बैंक IFSC यूनिट मतलब ब्रांचेस जो भी HDFC का वहाँ पर है या IDFC का जो फर्स्ट बैंक का वहाँ पर IFSC में यूनिट है, वो लोग जो है अभी कॉर्पोरेट एजेंट्स बने। कॉर्पोरेट एजेंट्स मतलब क्या है कि जैसे अभी एक कंपनी जैसे कोई बैंक इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचता है वैसे ये लोग इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेच पाएंगे NRI और POI को। NRI कौन होता है? जो 182 प्लस देश से ज़्यादा हिंदुस्तान के बाहर रह रहा हो। और POI होता है वो व्यक्ति जो हिंदुस्तान के बाहर है और उसको सिटीजनशिप है किसी दूसरे देश की, उसी के साथ वो किसी एंसेस्टर का रिलेशन हमारे हिंदुस्तान से रखता है। हो सकता है फादर जो है वो हिंदुस्तान से कुछ रिलेशन रखते हो या वहाँ से माइग्रेट होकर दूसरे कंट्री में गए हो तो उसको हम POI कहते हैं। तो अब जो ये कंपनीज है इनके पास लाइसेंस है कि ये NRIs और POIs को जो है वो इंश्योरेंस सेल कर सकते हैं। तो आपके दिमाग में शायद ये क्वेश्चन आएगा तो क्या हमारे जो दिल्ली में ब्रांचेज या मुंबई में इनके ब्रांचेज है ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है वो NRIs और POIs को नहीं दे सकते? देखिए वो NRIs और POIs को दे सकते हैं लेकिन वो जो इंश्योरेंस होगा उसमें अगर जैसे कि 2 तरीके के इंश्योरेंस होते हैं। एक होता है रिटर्नेबल इंश्योरेंस, जैसे एक यूलिप करके प्रोडक्ट होता है जिसमें इंश्योरेंस में रिटर्न भी मिलता है कि अगर आप एक सर्टेन एज पार कर जाते हो तो वो जो कैपिटल आपने लगाया है प्लस इंटरेस्ट आपको मिलता है, तो वहां पे जो है उसमें कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, है ना। तो उसका टैक्स का कैलकुलेशन जो सेम ही होगा जैसा ऑल ओवर इंडिया में है ना। लेकिन अगर आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो भी NRIs और POIs इस ब्रांचेस से लेंगी HDFC बैंक या IDFC के स्टॉक होल्डिंग सिक्योरिटी से अगर लेंगी तो वहां पे जो टैक्स का कैलकुलेशन होगा वो अलग होगा। तो इसलिए सिर्फ अभी इन्हीं एंटिटीज को जो है ये राइट मिला है कि आप NRIs और POIs को जो है इंश्योरेंस बेच सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि किस किस को एज अ कॉर्पोरेट एजेंट बनने के लिए सेलेक्ट किया जाए। यहाँ लिखा है वन ऑफ द मेजर बेनिफिट ऑफ NRI बाइंग इंश्योरेंस फ्रॉम गिफ्ट सिटी इज दैट inheritance of this policy will be handed over to the Indian Succession Act, ensuring clarity and legal consistency according to Indian law। जैसे का इंडियन लॉ होगा वैसे उसी तरह के बेनिफिट्स इनको मिले जाएंगे, क्योंकि गिफ्ट सिटी में बेनिफिट्स मिलता है वैसे उसी की वजह से इन NRIs और POIs को भी बेनिफिट मिलेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बैंकिंग के।